हाय गाइस, मेरा नाम है सर्वज्ञ और आज मैं आपके लिए द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। तो चलिए अब इस इंटरेस्टिंग सफ़र पे चलते हैं। हम दो प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? जब कोई भी मटेरियल सेल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर लेती है, उस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और जब कोई भी मटेरियल सेल से बाहर जाता है, उस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो चलिए अब लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की तरफ पढ़ते हैं और उनकी डिटेलिंग अच्छे से पढ़ते हैं। गाइस, हमारा पहला नॉन लिविंग कंपोनेंट था सेल वॉल। तो ये सेल वॉल पहले प्रेजेंट कहाँ पे होती है ये जान लेते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है और सेल वॉल में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब बहुत ही छोटे होल्स जिन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही देखा जा सकता है। नेक्स्ट अब देखिए ये काम क्या करती है। ये एक्सटर्नल डैमेज से सेल को बचाती है और प्लांट में प्रेजेंट होती है, मतलब उसे रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। तो हमारा नेक्स्ट नॉन लिविंग कंपोनेंट था वैक्यूल्स। अब ये वैक्यूल्स जो होते हैं ये ज़्यादातर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब एनिमल सेल की बात कर लेते हैं। एनिमल सेल्स में बहुत ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, पर ये बहुत छोटे होते हैं एनिमल सेल्स में। अगर वहीं बात करें फंगाई या फिर प्लांट सेल में, तो ये कम नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, पर इनकी साइज जो होती है वो बड़ी होती है। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं जान लेते हैं। ये कुछ सेल्स में कैसे काम करते हैं। ये स्टोरेज बैग्स की तरह काम करते हैं। बैग्स का नाम आ रहा है मतलब कुछ ना कुछ वो स्टोर कर रहे होंगे। तो वो स्टोर जो करते हैं वो सॉलिड मटेरियल होता है, लिक्विड मटेरियल हो सकता है और टॉक्सिक मेटाबॉलिक मटेरियल होता है। और सेल के द्वारा जो भी एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें स्टोर कर लेते हैं वैक्यूल। तो ये कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वाटर बैलेंस को मेंटेन करने का काम भी करते हैं। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट नॉन लिविंग कंपोनेंट था ग्रैन्यूल्स। तो ये क्या होता है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर जो लाइट माइक्रोस्कोप से बहुत ही मुश्किल से देखे जा सकते हैं। तो गाइस चलिए अब लिविंग कंपोनेंट्स की तरफ चलते हैं। इसमें पहला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ नाम जान लेते हैं। इसे सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, एक और नाम है प्लाज्मा लीमा नाम से भी जाना जाता है। तो अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? सेल के आउटर कवरिंग पे प्रेजेंट होती है। और इसका काम क्या होता है, ये कुछ ही स्पेसिफाइड चीज़ों को ही अलाउ करती है सेल के अंदर जाने के लिए या फिर बाहर आने के लिए। और ये हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल को इंजरीज से भी प्रोटेक्ट करती है। तो हमारा सेकंड लिविंग कंपोनेंट था साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेलीज। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर एक तरह का लिक्विड या फ्लूइड समझ सकते हैं भरा होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, जो कि हमने उसके पार्ट्स बताए थे आपको, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्गी एपेरेटस हो गया। तो हमारा पहला सेल ऑर्गेनेली था माइटोकॉन्ड्रिया। तो किस टाइप के सेल्स में पाया जाता है? ये एरोबिक यूरोकार्योटिक सेल्स में पाया जाता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन का होता है। तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ये उससे ऑक्सीजन लेके और भी जो कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है उनको लेके एक तरह से एनर्जी प्रोडक्शन करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और ये एनर्जी कब रिलीज करता है? जब सेल्स को जरूरत होती है किसी काम के लिए, तो ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली था लाइसोसोम। तो इसका फंक्शन क्या होता है? इसके अंदर जो होता है ये डाइजेस्टिव एंजाइम कैरी करता है और ये जो भी ऑर्गेनिक फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। सो गाइज, हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है गोल्गी एपेरेटस। तो इसका क्या फंक्शन होता है? इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये क्या होता है, पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। ये मटेरियल्स को पैकिंग और डिलीवरी का काम करता है और ये एग में यॉर्क फॉर्मेशन का भी काम करता है। और ये जो पैकिंग और डिलीवरी का काम करता है ये एक मेम्ब्रेन के थ्रू करता है। तो ये कैरी क्या क्या चीज़ें करता है? ये एंजाइम्स कैरी करता है, लैकोप्रोटीन ऑफ मिल्क कैरी करता है, म्यूकस कैरी करता है और प्रोटीन कैरी करता है। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद था राइबोसोम। मैंने इन दोनों को साथ में इसलिए बोल दिया क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। वो कैसे रिलेट करते हैं हम आगे जानेंगे। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लेते हैं। एक तरह से ये नेटवर्क की तरह पूरे सेल में फैला होता है, ठीक।
जैसे पतली पतली तारें होती हैं ना नेटवर्क की तरह फैल जाती हैं, उसी तरह वो पूरे सेल्स में फैला होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये राइबोसोम से कनेक्टेड होता है, और राइबोसोम का भी यही काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। लेकिन राइबोसोम का एक और वर्क होता है, वो प्रोटीन की हेल्प से सेल में जो भी डैमेज होता है उसको रिपेयर करने का काम करता है। तो अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लेते हैं, ये क्या काम करता है। ये भी सिंथेसिस का काम करता है, लेकिन ये लिपिड और स्टेरॉइड्स को सिंथेसिस करता है। और गाइस ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है फ्री ऑफ राइबोसोम्स होता है, ये राइबोसोम से कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं होता है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली था सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स पहले जान लेते हैं कैसा दिखाई देता है। ये सिलेंड्रिकल शेप का दिखाई देता है, ये प्रोटीन का बना होता है और ये सेल डिवीजन के समय हेल्प करता है। वो किस तरह से करता है, ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है जो क्रोमोसोम्स को आपस में सेपरेट करते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली था प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स क्या काम करता है, ये केमिकल्स को स्टोर करने का और केमिकल को मैन्युफैक्चर करने का काम करता है, और फोटोसिंथेसिस के समय जो केमिकल्स की जरूरत पड़ती है ये उनको मैन्युफैक्चर करता है या फिर स्टोर करता है। और जो सेल्स में कलर शो करते हैं वो प्लास्टिड्स की हेल्प से ही शो करते हैं। चलिए गाइस अब न्यूक्लियस के बारे में जान लेते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है। आप इस तरह से कह सकते हैं जैसे आपके घर में एक मेन मेंबर होता है जो उस घर के सारे फैसले सब चीज़ें करता है, तो उसी तरह सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका भी यही काम होता है। और न्यूक्लियस के अंदर पूरा जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम होता है, पर क्रोमोसोम आपको अभी नहीं दिखाई देते हैं सेल्स के अंदर, क्योंकि वो क्रोमैटिन फॉर्म में होते हैं। जब सेल डिवीजन होता है तब हमें क्रोमोसोम दिखाई देता है, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल होता है। तो गाइस अब एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं क्या होता है। जो एनिमल सेल होती है वो कंपेयर टू प्लांट सेल छोटी होती है। एनिमल सेल में लिविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन अवेलेबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है और बहुत ही पतली होती है, और सेल वॉल एब्सेंट होती है। और वहीं पे अगर हम बात करें प्लांट सेल की तो वहाँ पे रिजिड और थिक सेल वॉल अवेलेबल होती है जो सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। और प्लांट सेल की सेल वॉल जो होती है वो लिविंग नहीं होती, वो डेड होती है। एनिमल सेल में गाइस प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, बट प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते। तो एनिमल सेल में सिंगल गोल्गी apparatus प्रेजेंट होता है और नियर द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और वहीं पे प्लांट सेल में बहुत सारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स अवेलेबल होते हैं या फिर कह सकते हैं प्रेजेंट होते हैं, और पूरे साइटोप्लाज्म में ये फैले होते हैं। गाइस एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स जो होते हैं बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं पर बहुत छोटे छोटे होते हैं, और वहीं पे प्लांट सेल में वैक्यूल्स कम होते हैं बट बहुत बड़े बड़े होते हैं कंपेयर टू एनिमल सेल। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैंने इसमें हर चीज़ बताई पर हर चीज़ को डिटेल में नहीं बताया। अगर आपको हर टॉपिक का डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर इससे रिलेटेड में 10 भी कमेंट मिल गए तो हर टॉपिक की हम डिटेल वीडियो तुरंत अपलोड कर देंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए।